डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक जार्गन की सीरीज़ में जो आज टॉपिक अंडर डिस्कशन है, आज जिस लेक्सिकन को आज देखेंगे वो है मर्केंटिलिज्म और इकोनॉमिक मर्केंटिलिज्म, या इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहते हैं सर्टन राइटर्स, एंड अदर्स इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से एक सब फील्ड है विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके थ्रू जो साइंटिस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के और इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ट्रेड रिलेशंस को नेविगेट करते हैं बिटवीन नेशन स्टेट्स, और अपनी इस स्कॉलरली जो उनका इंटेलेक्चुअल लेबर है उसको कंक्लूड करने के लिए दे यूज 3 पर्सपेक्टिव्स लार्जली, जिनमें एक लिबरलिज्म है, सेकंड जो है मार्क्सिज्म है, एंड थर्ड जो आज अंडर कंसिडरेशन है वो है इकोनॉमिक मर्केंटिलिज्म। आजकल इसको न्यू मर्केंटिलिज्म कहते हैं, या इसको प्रोटेक्शनिज्म भी कह लें तो भी ठीक है। जिन 3 पर्सपेक्टिव्स की बात मैंने अभी की उसमें जो पहला है लिबरलिज्म, जहां पर लिबरलिज्म की टर्म आती है वहां पर सर्टन नोटेबल स्कॉलरली फिगर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, उनकी बात हमारे माइंड में आ जाती है। डेविड रिकार्डो एंड एडम स्मिथ दोनों प्रायोरिटाइज करते हैं, रेकमेंड करते हैं फ्री ट्रेड को, रेकमेंड करते हैं कि देयर शुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ लेसेस फेयर, ताकि जो वेल्थ है एक्यूमुलेट और कंसंट्रेट ना हो, ताकि प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट का जो फिनोमिना है वो सर्टन स्टेट्स तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि जो इन्वॉल्विंग पार्टीज और एक्टर्स हैं वो भी डेवलपमेंट को विटनेस कर सकें। इस वजह से जो लिबरल्स हैं या जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है आईपीई के अंदर एक पर्सपेक्टिव, उसके एडवोकेट्स एंड प्रोपोनेंट्स प्रेफर करते हैं, रेकमेंड करते हैं फ्री ट्रेड को बिटवीन स्टेट्स। सेकंड जो पर्सपेक्टिव है जो कि ट्रेड रिलेशंस को डील करता है, इकोनॉमिक फिलॉसफी को जो हैंडल करता है पर्सपेक्टिव, उसका नाम है मार्क्सिज्म। अब जैसे आप लोगों को पता है जहां कहीं मार्क्स की बात आए या मार्क्सिज्म की बात आए तो उससे ये ऑब्वियस है कि दिस पर्सपेक्टिव इज ऑल अबाउट अपोजिशन टू कैपिटलिज्म। जो एडवोकेट्स हैं मार्क्सिज्म के, उनका मानना यह है, कहना यह है कि जो कैपिटलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको प्रायोरिटाइज और उसको नर्चर एंड उसको प्रोमोट करने के लिए वेस्टर्न नेशंस ने और इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ने एक फिलॉसफी बनाई है कैपिटलिज्म और फ्री ट्रेड के नाम से, और ऐसी फिलॉसफीज के थ्रू इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ट्राइड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस। तो उस पर्सपेक्टिव का नाम है मार्क्सिज्म। फाइनली जो थर्ड पर्सपेक्टिव है इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म देयर स्टूडेंट्स एक ऐसी इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसके प्रोपोनेंट्स इस बात पर स्ट्रेस करते हैं कि नेशंस शुड रिलाई ऑन देयर ओन। नेशंस की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करें, अपनी एक्सपोर्ट बेस्ड लाइन को ब्रॉडन करें, और पॉसिबल हद तक उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कंट्रीज की कि वो अपने इंपोर्ट्स को कर्ब एंड मिनिमाइज करें। तो इस फिलॉसफी को हम कहते हैं, और इस पर्सपेक्टिव का नाम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मर्केंटिलिज्म है। अब बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स ऑन मर्केंटिलिज्म, मैं यहाँ पे सर्टन जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको मेंशन और स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो आर्गुमेंट है और ये जो डिस्कशन है उसकी जो बेस है वो सब्सटेंशिएट हो सके। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर लिबरलिज्म की बात आए या जिसको न्यू लिबरलिज्म आप कह लें, तो वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात ऑब्वियसली होती है। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलिज्म से रिलेटेड एक बुक ऑथर करने वाले जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं, वो अपनी बुक डिसकंटेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में लिखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट एंड प्रीच किया अपने फ़ायदे के लिए, और जब उनकी इकोनॉमीज एक नॉन लीनियर मैनर में ग्रो करती रही और उस फिनोमिनन और प्रोसेस से जब तक उनसे हो सकता था उन्होंने बेनिफिट्स हासिल किए। लेकिन अब की जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी में, जब ग्लोबल साउथ में इमर्जिंग इकोनॉमीज राइज करना शुरू हुई, जहाँ प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो ग्रेविटेट जैसे ही करना शुरू हुई अवे फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट टूवर्ड्स ईस्ट एशिया और एशिया, तो तब उसी टाइम जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इन ग्लोबल नाउथ ने जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है उससे बैक स्टेप किया या उसको डी ग्लोबलाइज करना शुरू किया। इसी पॉइंट पर फरीद ज़करिया अपने एक आर्टिकल एक बुक में लिखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को पहले स्लोबलाइज किया, फिर उसको नोबलाइज किया। सो यहाँ तक हमें ये बात समझ आती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यही अब ट्रेंड चलेगा, उनकी जो पॉलिसीज़ है उससे ये साफ जाहिर है कि
यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसके जो एलाइज हैं इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उनकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अब उनकी पॉलिसीज ऐसी होंगी जो कि जीरो सम इन देयर स्कोप एंड सब्सटेंस होंगी। तो उस पॉलिसी और उन पॉलिसीज को हम कंबाइनली आज के बाद कहेंगे मर्केंटिलिज्म। अब आते हैं मर्केंटिलिज्म के बेसिक जो पोस्टुलेट्स हैं या बेसिक जो थीम है और अंडरपिनिंग जो फाउंडेशंस हैं इस पर्सपेक्टिव के, वो क्या हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मर्केंटिलिज्म इज वन ऑफ द 3 पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये एक सब फील्ड है विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इस फील्ड का जो बेसिक प्रायोरिटी या सेंटर ऑफ फोकस है वो है ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। सेकंड जो इसमें आप बात नोट करने वाली ये है कि जो मर्केंटिलिज्म है, अब इसके हम बेसिक जो फाउंडेशंस है वो देखने लगे हैं। मर्केंटिलिज्म के जो एडवोकेट्स हैं वो उनका मानना ये है कि कंट्रीज को अगर वो डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी को विटनेस करना चाहते हैं तो शुड ब्रॉडन देयर एक्सपोर्ट्स एक्सटेंसिवली, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट्स लेड होनी चाहिए, और कंट्रीज को रेकमेंड करते हैं कि दे शुड अवॉइड इंपोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स टू द पॉसिबल लेवल्स। यानी कि उनका मानना कहना यह है कि नेशंस को चाहिए कि वो प्रायोरिटाइज करें एक्सपोर्ट्स पर, और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें और इंपोर्ट्स कम करें, ताकि उनका जो ओवरऑल जो करंट अकाउंट में जो रेवेन्यू जनरेट होगा या जो फॉरेन रिजर्व्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। फॉरेन रिजर्व्स के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उन कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग है एंड सो फोर्थ। फर्दर अगर देख लें तो इनके अकॉर्डिंग, यानी इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, कैसे नेशंस अपनी जो इकॉनमी है या जो अपनी ग्रोथ रेट है उसको कैसे सस्टेनेबल बना सकती हैं, तो वो रेकमेंड करते हैं कि नेशंस जो है इम्पोज करें टैरिफ और ड्यूटीज़ को, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को वो इंट्रोड्यूस करें ऑन द कमोडिटीज गुड्स एंड प्रोड्यूस ऑफ अदर्स, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने आज किया। अपने फ्रेंड्स एंड फोर्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा के इस बात को मटीरियलाइज करने की कोशिश की है कि यूएस की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें ट्रेड और उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वाइब्रेंट हो एट द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स। सो ऐसी पॉलिसीज के कंबाइनेशन को हम डेयर स्टूडेंट्स कहते हैं मर्केंटिलिज्म। यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है, मर्केंटिलिज्म की जो फिलॉसफी है उससे फॉर द टाइम बीइंग कंट्रीज को फायदा जरूर होता है, लेकिन एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग स्टेट्स जो है ना वो सेल्फ रिलाई करके या अपने ऊपर रिलाई करके वो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर नहीं कर सकती। डेविड रिकार्डो की चूंकि मैंने बात की है तो इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें वो स्टेट्स को कहते हैं कि प्रोड्यूस व्हाट यू आर गुड एट। मतलब ये कि ये स्टेट्स को रेकमेंड करते हैं कि हर स्टेट जिस चीज़ के ऊपर उसकी क्वालिटी, उसकी एक्सपर्टीज हैं, जिस कमोडिटी और प्रोडक्ट पर उसकी एक्सपर्टीज हैं, उस स्टेट को चाहिए कि वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस करें। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान अगर स्पोर्ट्स गुड्स को पाकिस्तान अच्छी क्वालिटी के बनाता है तो पाकिस्तान शुड प्रायोरिटाइज दिस सेक्टर, ताकि इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करते हैं तो उससे हमारी जो क्वालिटी होगी इस सेक्टर की जो प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब हर वो कमोडिटी और हर वो गुड जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसकी मार्केट में, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी है। डिमांड जब किसी प्रोडक्ट की अच्छी है तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट से अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो ये फिलॉसफी है डेविड रिकार्डो की। तो इस वजह से मर्केंटिलिज्म पर्सपेक्टिव है या मर्केंटिलिज्म की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है उससे फॉर द टाइम बीइंग कंट्रीज को बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन इन लॉन्गर रन इससे इश्यूज होते हैं। अब कैसे इश्यूज होते हैं? अगर कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट्स को ब्रॉडन करने के साथ साथ इंपोर्ट्स को बिल्कुल कम करते हैं या नैरो डाउन करते हैं तो उससे उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है उस मार्केट में कंपैरेटिवनेस का जो कंसेप्शन है या जो नोशन है वो खत्म होगा। यानी मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट की वैरायटी अवेलेबल नहीं होगी तो जो कंज्यूमर्स हैं या जो परचेजर्स हैं वो मजबूर होते हैं कि वो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करें। एंड जब क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो उस केस में जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करने वाला है प्रोडक्ट को, वो अपनी मर्जी की प्राइस सेट करता है। अब जब अपनी मर्जी की प्राइस सेट करेगा और मार्केट में उसे ये पता है कि उसका कोई कंपैरेटर भी नहीं है, तो उस केस में मार्केट में जो इन्फ्लेशन है या उस इकॉनमी और सोसाइटी में जो इन्फ्लेशन है वो हाइक करना शुरू होती है। साथ ही साथ जब इन्फ्लेशन हाइक होगी तो मार्केट में जो परचेसिंग पावर है वो कम होगी। परचेसिंग पावर कम होगी तो ओवरऑल उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक जो स्टैंडिंग है वो डिक्रीज और वो कमज़ोर होना शुरू होती है। सिमिलरली अगर इस इकोनॉमिक फिलॉसफी के रेमिफिकेशंस और इम्पैक्ट्स की बात कर लें तो इस पॉलिसी को एक्सरसाइज करने की वजह से जो एक कंट्री है उसकी जो डोमेस्टिक मार्केट है या जो उसका प्रोडक्शन हाउस है वो फॉर द टाइम बीइंग बेनिफिट हासिल तो कर लेता है, लेकिन उसमें इनएफिशिएंसी और वो बिल्कुल इनफेक्टिव होता है ड्यू इन पार्ट टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इन मार्केट।
अब आपको पता है कि जब कंपटीशन होगी तो उस केस में एक इंडिविजुअल, एक फर्म और एक प्रोडक्शन हाउस अपनी एक्सपर्टीज एंड स्किल्स पर काम करता है, अपनी स्किल्स को टाइम एंड अगेन उनको अपग्रेड एंड रीओरिएंट किया जाता है। लेकिन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से उन कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस में इनएफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ इफिकेसी वहां पर ओरिजिनेट करना शुरू होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है न्यू मर्केंटलिज्म का, या जो फिलॉसफी है प्रोटेक्शनिज्म इसको कह लें या इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह लें, उसकी एक फ्लॉ ये है। सिमिलरली दूसरी बात या दूसरा जो इशू है, चूंकि हमने इन्फ्लेशन की बात की और इनएफिशिएंसी मार्केट में आ गई, थर्ड जो इशू इसमें आता है, जैसे ही मार्केट में जो प्रोडक्शन हाउसेस है वो इनएफिशिएंट होना शुरू होते हैं तो उस केस में जो लेबर फोर्स है या जो वर्क फोर्स है उनको फायर किया जाता है। तो जब फायर किया जाए तो उस केस में एक सिचुएशन जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ड्यू इन पार्ट टू एब्सेंस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी और फॉर अ प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्शन हाउस है अब उसको वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है तो वो वर्कर्स को फायर करना शुरू कर देती है। जब वर्कर्स फायर होंगे तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो एक सोसाइटी और एक कम्युनिटी में की जो परचेसिंग पावर है वो कम होगी। परचेसिंग पावर के कम होने का मतलब ये है कि वहाँ पर पॉवर्टी शुरू हो गई या पॉवर्टी वहां पर इंक्रीज करती है। तो ये सर्टेन ऐसे रेमिफिकेशंस हैं जो कि वो सोसाइटीज एक्सपीरियंस करती हैं या फेस करती हैं जहां पर मर्केंटलिज्म को एज एन इकोनॉमिक फिलॉसफी प्रैक्टिस किया जाता है। अब मर्केंटलिज्म के अंदर ही फर्दर सब 2 ब्रांचेस हैं या 2 वेरिएंट्स हैं। चूंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है पॉसिबल हद तक कि मर्केंटलिज्म को कैसे डिटेक्ट किया जाए, तो इसमें 2 वेरिएंट्स और इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहले का नाम है बिनाइन और डिफेंसिव मर्केंटलिज्म एंड सेकंड का जो नाम है वो है मेलेवोलेंट और ऑफेंसिव मर्केंटलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम मेलेवोलेंट और ऑफेंसिव की बात करते हैं क्योंकि आजकल की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मेलेवोलेंट और ऑफेंसिव मर्केंटलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी का नाम है जिसको फॉलो करते हुए एक नेशन और एक गिवन नेशन जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ एक इकोनॉमिक एंड ट्रेड वॉरफेयर को इनिशिएट और वेज करना शुरू करती है। मैंने जैसे ही कहा ट्रेड वॉरफेयर तो आपके माइंड में यूएस चाइना रिलेशंस आ गए होंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसीज रही हैं सिंस डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो फर्स्ट टर्म था तब से लेकर आज तक जो पॉलिसीज है यूनाइटेड स्टेट्स की टुवर्ड्स चाइना, उनसे ये साफ जाहिर होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिसाइडेड टू वेज अ ट्रेड एंड टैरिफ वॉर अगेंस्ट चाइना। सेकंड जो इसमें जो एस्पेक्ट है मेलेवोलेंट में, जो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि इसमें कंट्रीज जो है ना, जो कंट्रीज इस वेरिएंट को एक्सरसाइज करती हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फोर्स पर अनजस्टिफाइड टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स को वो इम्पोज करते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स से हमें ये पता चल जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिस इकोनॉमिक फिलॉसफी पर काम कर रही है या जिस इकोनॉमिक फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट कर रही है वो मेलेवोलेंट एंड ऑफेंसिव मर्केंटलिज्म है। सेकंड जो वेरिएंट या काइंड मैंने आपको बताया वो बिनाइन और डिफेंसिव मर्केंटलिज्म। ये एक ऐसी इकोनॉमिक फिलॉसफी है विद इन मर्केंटलिज्म जो कि तब एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की जाती है जब एक कंट्री को ये लगे कि ओपननेस की वजह से या फ्री ट्रेड की वजह से उस कंट्री के जो कोर वैल्यूज हैं वो हर्ट हो रहे हैं। तो उस केस में वो कंट्री कोशिश करेगी कि वो किसी भी तरीके से अपनी जो सोसाइटल वैल्यूज है, नॉर्म्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डैमेजिंग जो कॉजेस हैं या जो डैमेजिंग टेंडेंसीज हैं उनको दूर करेगी अपनी सोसाइटी से। फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेसी को प्रमोट एंड प्रोपोगेट करने की कोशिश यूनाइटेड स्टेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू की है। तो जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस लाइक एलिमेंट्स जहां पर नहीं होते थे, यूनाइटेड स्टेट्स उनके ऊपर सैंक्शन लगाता, उनके साथ फाइनेंशियल रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करता था। तो ऐसे पोस्चर को हम कहते हैं ये एक बिनाइन एंड डिफेंसिव पोस्चर है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रेड और फाइनेंशियल जो रेल्म है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें बिनाइन और डिफेंसिव जो प्रोटेक्शनिज्म है या मर्केंटलिज्म है वो एज सच हैजर्डस उतना नहीं है जितना ऑफेंसिव और मेलेवोलेंट है। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.